हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन रेजिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो लॉ होते हैं। एक होते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक को शॉर्ट में बुलाया जाता है केसीएल और दूसरे को केवीएल। तो सबसे पहले टॉपिक देते हैं किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो नियम है। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करेंट लॉ KCL, और इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। जंक्शन रूल, साथ ही साथ इसको पॉइंट रूल भी कहा जाता है। पॉइंट रूल, क्योंकि ये किसी भी सर्किट के किसी एक पॉइंट पे लगता है या फिर ओपन सर्किट के किसी भी पॉइंट पे लग सकता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी इनकमिंग करंट है और जितने भी आउटगोइंग करंट है उस पॉइंट से, वो सारे करंट का अलजेब्रिक समेशन शून्य होता है, यानी जीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या फिर दिस लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी एक पॉइंट से जितना आने वाला करंट हो पॉइंट तक और जितना उस पॉइंट से करंट जाने वाला होता है, उस दोनों करंट का अलजेब्रिक सम कहने का मतलब होता है कि हम ये ले सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट है अगर उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग करंट का साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो फिर दोनों का जो अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ states that the algebraic sum of all incoming current and outgoing current from a point is always, या फिर फ्रॉम ए पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक पॉइंट पे जितने भी इनकमिंग करंट होते हैं और जितने भी आउटगोइंग करंट होते हैं, उन सारे करंट का अलजेब्रिक सम जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। हम इसे इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे जितने भी आने वाले करंट है और जाने वाले करंट है उस सब का नाम I1, I2, I3, ये तीन करंट है जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और एक चौथा करंट है I4 जो इस पॉइंट से जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों प्लस है क्योंकि ये तीनों इनकमिंग करंट है, और I4 जो है वो आउटगोइंग करंट है इसलिए ये माइनस होगा I4। तो इस टोटल का अलजेब्रिक सम जो होता है वो ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। तो हम ये जीरो लिख सकते हैं। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग KVL लिखते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लूप रूल। क्या होता है? लूप रूल। तो इसमें क्या होता है लूप रूल में कि किसी क्लोज सर्किट के लिए ये यूज किया जाता है। जब भी यूज किया जाता है तो एक क्लोज सर्किट के लिए। तो इसमें होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं और जितने भी ईएमएफ उस सर्किट में यूज किए गए होंगे उस सारे ईएमएफ का अलजेब्रिक सम
जीरो के बराबर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं उन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होंगे उसका समेशन और जो टोटल ईएमएफ होंगे उसका समेशन, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लॉ states that the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। मतलब जितना ही पोटेंशियल चेंज होगा, चाहे वो चेंज रेजिस्टर्स के क्रॉस हो या पोटेंशियल या फिर सेल के क्रॉस हो, ये सब का रेजिस्टर्स का और सेल का क्रॉस जितना ही पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे या चेंजेस होंगे, वो सारे पोटेंशियल का समेशन जीरो के बराबर होगा। जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब होता है कि इसमें भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव लेना पड़ेगा। इसमें एक खास चीज़ है कि हाँ, ये जब भी यूज किया जाएगा तो एक क्लोज लूप के लिए यूज किया जाएगा या फिर क्लोज सर्किट के लिए यूज किया जाएगा। इस लॉ को हम इस तरह से समझा सकते हैं कि हमने माना कि एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है जिसमें एक ईएमएफ यूज किया गया है जिसका एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक करंट आई को निकाला जो आई R1 R2 और R3 से होकर के पास किया। क्योंकि इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है इसलिए करंट का जो वैल्यू है वो डिवाइड नहीं हुआ, मतलब करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हो पाया कहीं भी। अगर यहाँ से दो ब्रांच निकला हुआ रहता तो करंट वहाँ पे अलग अलग हो जाता। तो यहाँ पे एक ही है, यानी कि ये सब सीरीज में है R1 R2 R3। तो हमने एक सेल से ईएमएफ निकाला, ईएमएफ जिसका एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इससे जो करंट निकला वो आई है। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो लूप लगाना है वो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इस लूप में हमने माना कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट से जब चलना शुरू करते हैं तो इसका जो निगेटिव टर्मिनल है और इसका जो फाइनल टर्मिनल होगा, ये दोनों क्या है, हम इधर से अगर जाते हैं लेफ्ट राइट टू लेफ्ट तो इसमें क्या दिख रहा है कि पहले निगेटिव आया और फाइनली पॉजिटिव आया। तो मेरा लास्ट जो फाइनल टर्म है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये पॉजिटिव ईएमएफ माना जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस ई होगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है कि जो डायरेक्शन मेरे जाने का होगा और वही डायरेक्शन अगर करंट का भी होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस तो हम उसको निगेटिव लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। अब अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और इससे पास होने वाले करंट का अमाउंट I है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है और इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू आई इंटू R1 होगा। तो हम यहाँ पे I इंटू R1 पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी सेम चीज़ होगा कि ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और हम भी उसमें उधर ही जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में करंट है। तो वहाँ पे भी निगेटिव लेंगे और उसके अक्रॉस जो करंट होगा वो भी आई होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई इंटू R2 होगा। फिर R3 के अक्रॉस भी वही चीज़ होगा, आई इंटू I3। तो इस टोटल पोटेंशियल का जो समेशन होगा वो जीरो के बराबर होगा। यही स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकेंड लॉ का कि किसी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल चेंज होंगे, जितने भी चेंजेस होते हैं पोटेंशियल का या वोल्टेज का, वो चाहे रेजिस्टर्स के अक्रॉस हो चाहे वो ईएमएफ यानी सेल के अक्रॉस हो, वो टोटल का समेशन जीरो के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब कि हमें साइन देखना पड़ता है, कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। अगर हम यहीं पे
इधर से अगर राइट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट किए होते तो इधर से अगर जाते तो ये हमें फाइनल टर्मिनल इसका माइनस मिलता है, इसलिए माइनस ईएमएफ लिखते हैं ई। और इसका क्या होता है कि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो ये प्लस होता। तो प्लस होने का मतलब है कि IR3 इसका भी प्लस होता है, IR2 इसका भी, IR1। मतलब इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखा जाए तो इस इक्वेशन को अगर राइट साइड शिफ्ट कर देते तो जितना भी माइनस है वो सब प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। मतलब इक्वेशन वही रहता, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का चेंज आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वेशन में। तो ये हमारा क्या हो गया कि किसी क्लोज लूप के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, वो सबका समेशन 0 के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लियरली ये समझ जाएंगे कि आखिर इसका यूज कैसे होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी एक सिंपल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना होता तो हम ओम्स लॉ लगा सकते थे, या फिर अगर रेजिस्टेंस ही निकालना होता तो हम V = IR से निकाल सकते थे। लेकिन जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक सर्किट है, क्वेश्चन आया फाइंड द करंट आउट फ्रॉम द सेल फॉर गिवन सर्किट। मान लिया कि इस बार हमें करंट निकालना है नीचे दिए गए सर्किट से, तो कैसा सर्किट है, यह एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है और इसका जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है यह 2 ओम है, यह 4 ओम है, यह 6 ओम है, यह 2 ओम, 2 ओम, यह 4 ओम, इस ढंग से दिया हुआ है। हमसे पूछा गया कि जो सेल है इससे निकलने वाले करंट यानी कि आई का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे पास दो क्लोज लूप है, एक ये फर्स्ट, इसमें हमने करंट क्या माना कि करंट यहाँ से निकला आई, यहाँ जा कर के इसको ब्रांच दिखा, तो इसमें से एक करंट आई I2 अगर इधर आया है तो इसमें करंट क्या बचेगा, I माइनस I1, क्योंकि हमने एक को I माना है दूसरे को I1 माना है, तो यह I1 है। तो अगर ऊपर वाले में I1 करंट आया तो नीचे वाले ब्रांच में क्या आया कि टोटल करंट जो I यहाँ तक आया था उसी में से I1 इधर चला गया, जो बचा हुआ करंट होगा I माइनस I1 वो पार्ट इस तरफ आ गया इस ब्रांच में। फिर ये सर्किट में करंट I1 पूरे में दौड़ा क्योंकि इसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं मिला। यहाँ जैसे ही दोनों आया तो ये दोनों इस पॉइंट पे एक ही ऐसे आ रहा है, इसका मतलब है कि इस तरफ करंट जा रहा होगा। तो यहाँ से I माइनस I1 आया, यहाँ से I1, इस दोनों को ऐड करेंगे, अगर I माइनस I1 अब प्लस I1 तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा I, मतलब जो करंट यहाँ से निकला था वही करंट सेल तक आते आते हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो हमने एक क्लोज लूप माना फर्स्ट ये, और दूसरा क्लोज लूप माना ये सेकेंड क्लोज लूप माना। हमें दोनों क्लोज लूप में KVL अप्लाई करना पड़ेगा यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले अप्लाई करते हैं, फर्स्ट में अप्लाइंग KVL इन लूप 1, यहाँ से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले प्लस में आया, प्लस में कितना आया 12 वोल्ट आया, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस 2 और करंट I यानी कि इसका वैल्यू -2 इंटू आई, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 इंटू आई, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा जब नीचे आया तो 6 है तो -6 इंटू इसमें जो करंट जा रहा था वो I माइनस I1 करंट जा रहा था इक्वल टू 0 होगा। मतलब हमने टोटल वोल्टेज लिख दिया और 0 के बराबर कर दिया। ये वैल्यू क्या होगा 12 माइनस 2 ये दोनों I है तो 2I और 4I, तो -6I
माइनस ये 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6i माइनस माइनस प्लस 6i1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 6 12i माइ प्लस ये हो जाएगा 6i1 इक्वल टू 0। हम इसमें से चाहे तो 6 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सब में 6 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगर 6 कॉमन करते हैं तो 2 माइनस 2i प्लस i1 इक्वल टू 0, यानी कि बचा क्या 2 माइनस 2i प्लस i1 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर इसमें से 2i को राइट साइड भेजें तो प्लस 2i हो जाएगा, फिर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस i1 हो जाएगा, ये जहाँ है वहीं रहेगा इसलिए 2 हो जाएगा। यह फर्स्ट इक्वेशन आया। हम इस तरह से सेकेंड में भी लगा सकते हैं, जो हमारे पास सेकेंड लूप है यहाँ से शुरू करेंगे और सेकेंड लूप में लगाएंगे। तो सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करने पर, अप्लाइंग KVL इन लूप 2, तो लूप 2 में अगर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं तो उससे हमको मिलता है कि -2i1 -2i1 माइनस 4i1 प्लस 6 इंटू i माइनस i1 इक्वल टू 0, प्लस वहाँ पे आएगा जहाँ पे करंट और मेरे जाने का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और माइनस उन सारे जगहों पे आएगा जहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा लूप 2 जो है वो कैसा है। हमारे पास लूप 2 ये है, इसमें यहाँ से हमने शुरू किया तो माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो -2i1, फिर -2i1, फिर यहाँ पे -4i1, और ये जब अपोजिट हो गया करंट ऊपर से आया तो प्लस 6i माइनस i1, टोटल का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसमें कोई सेल नहीं है इसलिए ये 12 इसमें नहीं आएगा, ये जो क्लोज लूप है उतना ही में आएगा। हाँ, ये जो ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है, ये इसमें भी आया है, लूप 1 में भी आया और लूप 2 में भी आया, ये इसको भी क्लोज कर रहा है उसको भी क्लोज कर रहा है, इसलिए दोनों में हम लोग यूज करेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 2 यानी ये टोटल हो गया -8i1, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 6i माइनस 6i1 इक्वल टू 0। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये अगर इधर आता है तो -8 और 6 14i1 प्लस 6i इक्वल टू 0। हम चाहें तो इसको उस तरफ भेज सकते हैं तो 6i इक्वल टू कितना आएगा 14i1। इसमें से दोनों में से 3 से कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर i1 अगर निकालना चाहे तो 6i/14 इक्वल टू i1 निकल जाएगा। 6 से अगर काटते हो तो ये 7 आएगा और ये 3 आएगा, तो हमारा जो i1 का वैल्यू आया वो आया 3/7i। ये सेकेंड इक्वेशन आया। हम अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा i का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है 2i माइनस i1, इक्वेशन फर्स्ट है। एक बार दिखा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या था। इक्वेशन फर्स्ट आया था हमारा 2i माइनस i1 इक्वल टू 2, तो i1 की जगह पे हमें पुट करना है, तो 2i माइनस i1 माइनस 2, तो हमारा जो वैल्यू आया 2i माइनस i1 इक्वल टू 2, इसमें पुट करना है 2i माइनस i1 की जगह पे क्या पुट करना है 3/7i इक्वल टू 2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आएगा, तो ये आ जाएगा 14i माइनस 3i इक्वल टू 2, ये वैल्यू आएगा 11i इक्वल टू 2 इंटू 7। देयरफॉर हमें क्या चाहिए i का वैल्यू चाहिए, यही i जो है वो सेल से निकला था, यानी कि 14/11 एम्पियर जो होगा यह करंट होगा जो हमारा किससे निकला था, उस सेल से निकला था 12 वोल्ट के सेल से। तो इस तरह के सर्किट में हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, या पोटेंशियल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, या फिर फाइनली करंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं।
तो किरचॉफ्स लॉ जो यूज करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जनरली यूज करते हैं, और आसानी से हम लोग करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इससे। अगर डाटा बहुत सारा दिया हुआ है, कोई एक अननोन डाटा हो, एक या दो अननोन डाटा हो, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा क्लोज लूप्स का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा इक्वेशंस इसमें क्रिएट होंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी। थैंक यू।